नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है इंडियन मार्केट का हीट मैप। अब देखिए, आपको ये न्यूज तो पता चल चुकी होगी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का वार जो है वो इमीडिएट इफेक्ट से रोक दिया गया, यानी सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। लेकिन ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इम्पैक्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में है, ये ग्लोबल मार्केट को किस तरीके से गवर्न करेगा। क्या गोल्ड के प्राइजेस के अंदर हमें सुधार देखने को मिलेंगी? क्या बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या जितने भी इस तरीके के मार्केट हैं इंक्लूडिंग डॉलर इंडेक्स, इनके अंदर कुछ सुधार देखने को मिलेगा? और एक बार थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक हुआ क्या। तो हम बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप सुनते जाइए कि क्या हुआ है अभी अभी के हाल फिलहाल में। तो कल रात भर अमेरिका का ये दावा है कि भाई हमने बहुत रात दिन एक किया और इंडिया एंड पाकिस्तान को जुटाने के बाद हमने बोला कि भाई आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए और सीज फायर कर लीजिए। तो मोदी जी भी थे वहां पर, राजनाथ जी भी थे वहां उस मीटिंग पे। उसके बाद क्या होता है कि इमीडिएट सीज फायर का अनाउंसमेंट हो जाता है, जिसके कारण अब ना तो इंडिया ना तो पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर मिलिट्री हमला कर पाएंगे। और साथ ही साथ इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया ये भी है कि इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम सीज फायर सिर्फ एक शर्त पर करेंगे। वो शर्त ये है कि अगर आज के बाद कभी भी इंडिया के ऊपर ऐसा कोई टेरर अटैक होता है जिसमें पाकिस्तान का कोई भी इंपैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल होगा, तो उसको हम एक्ट ऑफ वार की तरह कंसिडर करेंगे। इसका मतलब कि जैसे आज तक हम लोग क्या देखते आए हैं कि पहलगाम में अटैक हुआ तो इंडिया ने जो अपना पहला जवाबी कार्रवाई किया ऑपरेशन सिंदूर, उसमें क्या था कि किसी भी मिलिट्री बेस के ऊपर इंडिया ने आक्रमण नहीं किया था। आपने देखा होगा तो उन्होंने जितने भी टेरर कैंप्स थे जहां पर टेररिस्ट रह रहे हैं या उनका ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ उन्हीं को मार गिराया था। उसके बाद पाकिस्तान अपना आपा खो दिया। पाकिस्तान आपा खोने के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कई जगह पर अपने ड्रोन्स भेजे, कुछ हमला किया इन्होंने मिसाइल वगैरह से। लेकिन इंडिया का इतना बेहतरीन सिस्टम है कि सारा का सारा एयर में ध्वस्त हो गया, यानी जीरो कैजुअलिटीज इंडिया के अंदर नोटिस की गई। कुछ जगहों पर गिरे हैं बट उस तरीके का कोई भी इंपैक्ट इंडिया के अंदर नहीं आया। चंडीगढ़ के अंदर सायरन बजे, ब्लैकआउट जोन हुआ, पंजाब के अंदर हुआ, जितने भी कोस्टल एरिया है वहां पर हुआ। बट अगर मोटा मोटे तौर पे समझा जाए तो यहां पर इंडिया ने काफी एज से इस वार को जीता है। अगर ये सीज फायर आप डिस्कस करते हो कि अगर सौरभ भाई आज यहीं पर आप कहते हो कि आज यहीं पर वार रुक गया, तो एज कहां है, किसके पास है? इंडिया के पास एज आज भी है और हमेशा रहेगा। ये पाकिस्तान वाले तो ऐसे ही चुटपुटिया काम करते रहते हैं, बदतमीजों वाला। लेकिन आपको क्या नजर डालना है कि पाकिस्तान वालों ने जैसे सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, इन्होंने तुरंत अपना एयर बेस ओपन कर दिया। एयर बेस या कह लो कि एयर स्टेशन ओपन कर दिया। पहले क्या होता था कि जैसे इंडिया से जो फ्लाइट जाती थी ज्यादा करके, तो उसमें से जो भी इस रीजन में जा रही हैं वहां पर वो लोग पाकिस्तान का एयरपोर्ट के ऊपर या एयर रीजन में उड़ते थे जितने भी एरोप्लेन हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या हुआ कि सारे के सारे कोस्टल रीजन से आने लगे, तो जो फ्लाइट जल्दी आती थी उनके अंदर 1 घंटे का डिले देखने को मिला था। इससे एयर इंडिया को भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा। इवन देखो, अपने भारत देश को भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर अगर देखा जाए तो दिक्कतें तो यार, वार कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। मजबूरी अगर नहीं होती इंडिया की तो कभी भी हम लोग ऐसे नहीं है कि जाके मुंह खोल के आपके यहां टेरर अटैक कर दिए, आपको मार के गिरा दिए। तो अब पाकिस्तान ने क्या बोला कि भाई आइए हम लोग अपना एयर रीजन आपके लिए खोलते हैं, एरोप्लेन उड़ाइए। तो अभी तक अगर आप देखोगे 8:48 तक की माहौल ऐसा है कि सब कुछ सुधरा सुधरा लग रहा है। अभी प्रेस ब्रीफिंग भी हो चुके हैं जिसके अंदर जितने भी अपने ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये बोल दिया कि भाई ऐसा है कि अब सब कुछ बंद है। लेकिन एक चुनौती अभी भी है कि अभी लेटेस्ट आपको डेवलपमेंट बता रहा हूं, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। अब आप ये पूछोगे सौरभ भाई इसका सोर्स क्या है ना। देखिए, अभी 5 बजे यानी 17:00 आवर से क्या लागू हुआ था कि सीज फायर हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान भी नहीं कुछ करेगा, इंडिया नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एलओसी के पास कुछ और धमाके इन्होंने कर दिया। आप अगर सर्च करोगे या मैं
एक बार आपको सर्च करके दिखाई देता हूं आपको। मैं इसलिए इतना थोड़ा देर समझा रहा हूं कि देखो, रसिया यूक्रेन के बीच में 3 बार सीज फायर हो चुका है, ठीक है, लेकिन जात ऐसी है पाकिस्तान की कि वो रुकने वाला नहीं है। अगर वो देखो, पाकिस्तान के पास खोने के लिए क्या, उसकी आवाम या उसकी सरकार क्या चाहती है कि यार हमले हो, मजा आए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्या दिक्कत अपने इंडिया के पास है कि भाई हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है, हमारे पास जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा तो अभी हम लोग पता नहीं कितना गुना, 10 गुना, 1000 गुना देखने वाले, अपना स्टॉक मार्केट 10 गुना, 1000 गुना होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक बहुत अच्छी तरीके से डेवलपिंग नेशन में जा चुके हैं। लेकिन आप सोचो पाकिस्तानियों के पास क्या है, कुछ नहीं खोने के लिए है, वो तो खुद ही भिखारी है। उसने अभी बदतमीज ने $1 बिलियन का फंड मांगा आईएमएफ से, और आईएमएफ चाचा ने उसको अप्रूव भी कर दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस भिखारी को इतना पैसा मिल रहा है, और ये सोचो ये पैसा जाएगा क्या, USD 1 बिलियन, समझ रहे हो, एज अ लोन। अभी लोन चुका नहीं पा रहा, हालांकि इंडिया ने इस पे आपत्ति जताई है। मैं आपको एक सीज फायर को उल्लंघन दिखा देता हूं। यहां पर केवल आप लिख देंगे पाकिस्तान वायलेट्स, इतना लिखता हूं, देखिए न्यूज आपके पास आ जाए। देखिए 15 मिनट की न्यूज है, 15 मिनट की न्यूज आपको क्या दिख रही है कि पाकिस्तान वायलेट्स सीज फायर इन वेरियस सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर एग्रीइंग टू एंड हॉस्टिलिटीज, फ्रेश ड्रोन अटैक रिपोर्टेड, है ना। ब्रेकिंग न्यूज, रिपोर्ट ऑफ सीज फायर वायलेशन बाय पाकिस्तान इन वेरियस सेक्टर ऑफ जम्मू इंक्लूड अखनूर, आर्टिलरी एंड स्मॉल आर्म्स फायरिंग, ऑफिशियल वर्ड इज अवेटेड। हालांकि ठीक है, अभी ऑफिशियल्स ने इस पे कुछ क्लेम नहीं दिया है, बट ये चीज आपको पूरी तरीके से दिख रही है कि हर न्यूज चैनल में ये चीज दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए पाकिस्तान वायलेट्स, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो पहले कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान क्या रुकने वाला है, क्या नहीं रुकने वाला है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। हालांकि अभी के लिए अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहां पर अपनी तरीके से दोनों देशों के बीच में सुलह तो करा दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान अगर इसके बाद कुछ भी करता है तो भाई साहब ये एक वार में तब्दील होने वाली स्थिति आ जाएगी। अब थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मार्केट के अंदर सबसे पहले बिटकॉइन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए बिटकॉइन के अंदर आपको, बिटकॉइन को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चीजें दिखाना चाहता हूं, ठीक है। पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं क्या है मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो बिटकॉइन ड्यूरिंग वार के सिचुएशन में गोल्ड को बीट कर रहा है। इट मींस कि जो डिजिटल गोल्ड की तरह बिटकॉइन का दर्जा दिया गया कि डिजिटल गोल्ड की तरह बिटकॉइन एक्ट करेगा, वो सत्य होते हुए समझ में आ रहा है। बट पिछले अगर आप देखोगे 3 दिन से बिटकॉइन एक जोन पर रुका हुआ है। इथेरियम इसकी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ये रुका हुआ है। बट अगेन वी कैन से कि जब तक मार्केट के अंदर इस टॉप से लेके इस स्विंग का 50% ब्रेक नहीं होता है, देन वी हैव टू प्लान ओनली लॉन्गर साइड फॉर बिटकॉइन। यानी अगर ये जोन के ऊपर मार्केट इस हफ्ते भी रहता है तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग साइड के ट्रेड का प्लानिंग करके रखने के लिए। अच्छा एक चीज और समझ लीजिएगा आप लोग कि देखिए जैसे ये जोन जो आपको दिख रहा है ये एक एक्यूमुलेशन जोन भी हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि जैसे एक बहुत अच्छा मोमेंटम ये आप देख रहे होंगे, ये मोमेंटम बहुत बढ़िया आया, ये मोमेंटम बहुत बढ़िया आया। तो जब मोमेंटम बढ़िया आया है तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट बिटकॉइन का एक साइकिल ये है कि निकालता बहुत लोगों को बहुत जल्दी है। यहां पर मतलब स्टॉप आउट बहुत सारे होते हैं, तो यहां पर निकाला, तो माइट भी ये जो आपको दिख रहा होगा एक्यूमुलेशन होकर मार्केट यहां से फिर से इस तरीके का कैंडल प्रोड्यूस कर सकता है। तो बिटकॉइन में जब तक आप मोटा मान लो यार कि 1 लाख के नीचे जब तक अब बिटकॉइन नहीं जाता है तब तक मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको खोजनी चाहिए। बिकॉज देखो नेचुरल वे में अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर जितना भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, जितना भी इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन हो रहा है, एडॉप्शन जितना तगड़ा बढ़ेगा बिटकॉइन उतना ही अच्छा भागेगा। तो जो लोग बिटकॉइन में भी हाथ फेर नहीं रहे हैं, बिटकॉइन नहीं ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने एक लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरा चेक करिए। डेल्टा का लिंक है, F5 रजिस्टर्ड है, आप पूरी तरीके से गवर्नमेंट अप्रूव्ड काम कर सकते हैं, कोई आपको टैक्सेशन का शिकायत नहीं होगा, बिना टैक्स के आप काम कर सकते हैं, यानी जो आप FNO करते हैं उसी तरीके से रहेगा। लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपन करके आप शुरुआत कर सकते हैं। तो बिटकॉइन में भी लॉन्ग का प्लानिंग रहेगा, 1 लाख के नीचे फिर से हम लोग सोचेंगे 98,000 के टारगेट के आसपास। साथ ही साथ में दोस्तों अगर इथेरियम के बारे में डिस्कस किया जाए तो इथेरियम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू बिटकॉइन। एज यू कैन से कि इथेरियम काफी अच्छा डिक्लाइन किया था, लगभग 60 से 70%, बट इथेरियम के अगर मैं देखूं तो इथेरियम ने बहुत ही अच्छे से ये स्विंग क्रॉस किया है, और इस स्विंग के क्रॉस के साथ जितना यहां डीप आया है उतना यहां पर आपको अपसाइड का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। हालांकि मार्केट को इस तरीके का पैटर्न जरूर बनाना चाहिए था, बट वी कैन कंक्लूड लाइक दिस। ठीक है, हम इस तरीके का पैटर्न भी बोल सकते हैं क्योंकि इतना पैटर्न एक्सटेंडेड काम नहीं करता है। तो अगर मोटा मोटा समझा जाए तो यहां पर जो टोटल फॉल हमने रिपोर्ट किया था वो 33% का फॉल रिपोर्ट किया था। तो अगर आप इथेरियम में भी कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद 33 के आसपास, यानी कुछ यहां तक भी आपको इथेरियम रन करते हुए दिख जाएगा। अब देखो, ये कहीं भी आपके दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए कि सौरभ भाई इथेरियम इतना रैपिड क्यों जंप कर रहा है, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन को देखोगे, बिटकॉइन ऑलरेडी 1 लाख के पार है। बिटकॉइन का 1 लाख के बाद सीधे 8,000 पॉइंट और 1 लाख 4,000 के पास है, यानी 4,000 पॉइंट और जाएगा तो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई चला जाएगा। लेकिन आप इथेरियम के बारे में सोचो, इथेरियम कहां ऑल टाइम, इसका हाई कितना है अभी भी देखिए, ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, ये ऑल टाइम हाई है अभी भी ये 50% नीचे, और बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई क्या है, ये है ऑल टाइम हाई 1,08,235। तो अब ये आपके अंदर ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सौरभ भाई इथेरियम क्यों इतना भाग रहा है। देखो ब्रदर, इथेरियम भी एक बहुत ही सुपर प्रोडक्टिव कॉइन है जो कि डिफाई या वेब3 ऑपरेशंस के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो इथेरियम के अंदर भी चांसेस आर स्टिल हाई। सो इथेरियम के अंदर 2196 के ऊपर तक तो भाई लॉन्ग का ही प्लान अपना रहेगा, मतलब शॉर्टिंग का तो अभी अपन सोचेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस तरीके से काम करना। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में थोड़ा सा राइज हुआ था, साथ ही साथ में ओपेक कंट्रीज और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के बाद ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए थे, उसके बाद भी ऑयल ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया था। ऑयल का ये सपोर्ट एरिया है, बट स्टिल ऑयल के अंदर अभी लॉन्ग ट्रेड की प्लानिंग नहीं करना मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि जब तक ये $66 के ऊपर नहीं जाता है इसके अंदर मुझे किसी भी तरीके का कोई भी पोटेंशियल बाइंग नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट के अंदर एआईज चल रहे हैं और जिस तरीके से मार्केट के अंदर आने वाले समय में बहुत सारे मोटर व्हीकल्स जो है ईवी सेक्टर के अंदर तब्दील हो जाएंगे, मुझे लगता है कि रिफाइनरी सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जहां पर हमें क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ेगी। बट अगेन आई कैन श्योरली से कि अगर $66 के ऊपर जाता है देन वी कैन प्लान फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। बट इन दिस टाइम इफ यू आर प्लानिंग टू गो लॉन्ग एट दिस पर्टिकुलर जोन, आपको ना झटके बहुत ऑयल में मिलेंगे, 2% अप 1% डाउन, 2% अप 1% डाउन। सो यहां पर ऑयल ट्रेड करने का सलाह मेरा नहीं रहेगा। अगर आप लोग करते हैं तो अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड देख लेना। गोल्ड के अंदर देखो एक बहुत ही अच्छा जोन है, गोल्ड के अंदर बहुत ही अच्छा जोन है कि गोल्ड अगेन इस जोन को टेस्ट एंड फिर से रीसिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, जो जोन काफी दिन से इंटैक्ट है। बट अगर देखिए गोल्ड का भी एक प्राइस हिस्ट्री समझा जाए तो गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है इसके पहले समझने से पहले आपको यह समझ में आएगा कि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन सिर्फ इंडिया भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। अभी ऑनगोइंग टेंशन कहां चल रहा है आपको मैं थोड़ा सा समझाते चल रहा हूं। आपको पता है रसिया यूक्रेन का वार शांत नहीं हुआ दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि रसिया यूक्रेन का वार शांत हो गया, नहीं। अमेरिका ने हालांकि यूक्रेन के साथ कुछ रेयर अर्थ मेटल का डील जरूर साइन किया हुआ है, बट अभी भी रसिया यूक्रेन के बीच एक कंप्लीट सीज फायर नहीं हुआ। बस खाली बातें होती है कि आज हम बात कर देंगे, वो बात हो जाएगा, वो बात हो जाएगा, चलता रहता है। उसके बाद आपने डीआरसी का नाम सुना होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इनके बीच में भी कुछ ऑफेंसिव वार चल रहे हैं। हालांकि ये उतना नहीं है बट ठीक है चल रहा है। और आपको तीसरा वार तो पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। फलस्तीन गाजा का भी अभी कुछ बहुत बड़ा क्लियरेंस मिला नहीं है। तो अगर देखा जाए तो वार लाइक सिचुएशन, कहीं सिविल वार चल रहा है, सूडान में जैसे सिविल वार चल रहा है, तो कहीं कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना। तो जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वो तो चल ही रहा है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, लोग गोल्ड को उठा ले रहे हैं। बट गोल्ड को अब देखो, अगर आप समझो तो गोल्ड के लिए 3240 से लेके 3200 एक लास्ट होप है बुल के लिए। अगर लास्ट होप की बात करें, अगर इसको कन्क्योर कर लिया गोल्ड ने तो वेल एंड गुड, नहीं तो गोल्ड 3000 के लेवल को टच करने लिए जरा भी सोचेगा नहीं। हालांकि गोल्ड इसीलिए नेचर का है कि गोल्ड के अंदर जब भी कोई भी छोटा भी अगर किसी ने हल्ला उल्ला भी कर दिया कि भैया कुछ तो कहीं बम फटने वाला है, तो गोल्ड फिर भाग जाता है। तो गोल्ड के अंदर अगर आप कर रहे हो तो बेटर ये रहेगा आप स्कैल्पिंग करो। स्कैल्पिंग करके भाई अपना जो पैसा आपका बच रहा है बचाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है।
और नीचे की तरफ देखें तो 3240 से 3200 के आसपास अगर ब्लास्ट करता है, इसके नीचे जाता है, तो एक पॉसिबल रिट्रेसमेंट 3000 के आसपास हो सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं रहेगा। तो गोल्ड के अंदर अभी बियरिश होने का ही ख्वाब तो मैं रखूंगा, जब तक अनटिल एंड अनलेस ये फिर से अपने हाई को क्लियर करे, तब तक मेरे को कोई मजा यहां पर आ नहीं रहा है। ठीक है, नेस्डेक वगैरह भी ठीक है, थोड़े पॉजिटिव चल रहे हैं। आफ्टर अ बिग ड्रॉप यूएस डॉलर भी थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, तो डाउ जोन्स वगैरह, नास्डेक वगैरह, इवन ग्लोबल मार्केट के अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी बनेगी। अगेन डॉलर 100 के आसपास रिक्लेम किया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। 103 104 के आसपास आप देखोगे कि FIIs फिर से इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत सेलिंग करेंगे, बिकॉज उनको बॉन्ड से मिलने लगेंगे। इस हफ्ते की थोड़ी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी खबरें भी जान लेते हैं। लेट्स सी, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से अंदर चले क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो फेड ने भी अनाउंसमेंट किया था। फेड के बारे में आपको पता है कि रेट हाइक नहीं हुआ है। फेड ने बोला है कि अभी स्थिति ठीक ठाक है, इस हफ्ते कोई ऐसा बहुत खास नहीं है। लेकिन 13 तारीख का जो डेट है वो CPI इन्फ्लेशन का डेट है, फिर GDP और PPI सेल है, GDP ग्रोथ रेट है। तो बस एक ही दिन मुझे लग रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मई 13, यानी मंगलवार का दिन जो है आपके लिए, सोमवार को तो कुछ है ही नहीं, मंगलवार के दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और इंडियन मार्केट के ऊपर क्या कमेंट्री पास करूं, इंडियन मार्केट के अंदर कुछ बोलना लायक है भी नहीं। हाँ, इंडियन मार्केट के अंदर एक जनरल कमेंट्री में पास कर सकता हूं कि अगर मार्केट के अंदर सिचुएशन एज स्टिल सही रहा, सीज फायर रहा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ दो राय नहीं बताने का। आपको हो सकता है कि निफ्टी के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम दिखे, बैंक निफ्टी के अंदर, इवन सेक्टर के अंदर भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और दोस्तों मैं यही बोलूंगा आपसे लास्ट में कि अगर आपने क्रिप्टो भी स्टार्ट नहीं किया है तो टेक अ लुक एट क्रिप्टो ट्रेडिंग। लिंक मेरे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करना है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मेरी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप अपनी राय दीजिए कि आने वाले समय में क्या हो रहा है। बाय, हैव ए ग्रेट डे, लव यू ऑल।